सो हम पहले छोटा सा एक बार रिकैप करेंगे कल की चीज़ों का, जो जो हमें सिखाई गई थी और जो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए थी। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन। वो था पहला, एक सेकेंड, यस। सो फर्स्ट रिलेशन था हमारा, दैट वाज डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, जहाँ पर ये जो डी जी है वो क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वी इज वॉल्यूम, पी इज प्रेशर और डी पी का मतलब छोटा चेंज है प्रेशर में, एस इज एंट्रोपी एंड टी इज टेम्परेचर। एक और रिलेशन है यहीं पर, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी अगेन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इज़ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, जिसको आप एनर्जी की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला बोले तो होता है ई पी माइनस ई आर, यानी कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसकी वैल्यू दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन हमारा एक्जोथर्मिक होगा, जिसमें कि हीट बाहर निकलती है। नेगेटिव, सॉरी उल्टा हो गया, ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। टी टेम्परेचर है, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी है। तीसरी चीज़ हमारे लिए, किसी भी रिएक्शन में अगर मुझे वॉल्यूम दिया है तो हम वॉल्यूम को डेल्टा वी लिखते हैं और एंट्रोपी को डेल्टा एस लिखते हैं। सिमिलरली फोर्थ चीज़, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, आर गोज टू पी, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ये कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, और ये हमें बता रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब प्रोडक्ट किससे कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट में। इक्विलिब्रियम आने के बाद जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, यानी किसी की भी वैल्यू ना बढ़ेगी ना घटेगी। और इक्विलिब्रियम आने पर डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा जीरो होता है। तो अगर आपसे डी जी पूछा जाए तो वो भी कितना हो जाएगा, जीरो। अगली चीज़, इक्विलिब्रियम के लिए आपको के सी के पी लिखने आने चाहिए। तो के सी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं के पी लिखूँ तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट हमारे काम का था आइडियल गैस इक्वेशन, वो होता है पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी तीन वैल्यू हैं 8.314, 0.0821 एंड 1.98, जिसको हम 2 लिखते हैं। टी हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ इंटीग्रेशन होना चाहिए, वो इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आते हैं। एक बार फिर से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स की वैल्यू कितनी आती है, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अगला था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, तो इसका होता है एल एन टी। एल एन का मतलब नेचुरल लॉग। लॉगरिदम दो टाइप के होते हैं, वन इज नेचुरल लॉग जिसको एल एन लिखते हैं, इसी को हम चाहें तो लॉग बेस ई भी लिख सकते हैं। अब नेचुरल लॉग की वैल्यू अगर मुझे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो होता है 2.303 लॉग बेस 10। एक सेकेंड होल्ड, यस। तो नेचुरल लॉग को लॉगरिदम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगली चीज़, लॉग बेस 10 में 10 की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली नेचुरल लॉग में ई की वैल्यू भी 1 होती है, क्योंकि नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग बेस ई, और यहाँ पर भी ई है। जब ये दोनों वैल्यू सेम सेम होती है, आंसर हमेशा कितना आता है हमारा, 1 आता है। ये हो गया। नेचुरल लॉग के बाद हमें लॉगरिदम की कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए बेस 10 में। इसमें हमारा log 1 सब बेस 10 वाली वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू होती है 0। अगला है log 2 बेस 10, इसकी वैल्यू है 0.3। log 3 बेस 10
0.47, log 4 बेस 10 0.6, log 5 बेस 10 0.69 होता है, हम उसको 7 ले लेते हैं, log 6 बेस 10, ये हो जाएगा आपका 0.77। नेक्स्ट हमारा log 7 बेस 10, इसकी वैल्यू होगी 0.85, log 8 बेस 10 दैट इज 0.9, log 9 बेस 10 दैट वुड बी 0.94 एंड लास्ट हमारा log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू 1। इतनी सारी वैल्यूज आपको याद हो गई हैं। सर सारी नहीं, कुछ कुछ याद है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप धीरे धीरे याद करते रहेंगे, वो हो जाएंगे। अगला है हमारा प्रेशर कन्वर्जन। प्रेशर की ढेर सारी यूनिट है, तो उसकी कन्वर्जन है हमारा 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार, दैट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल, दैट इज इक्वल टू 760 mm, ये डेसिमल नहीं है ना यहाँ पर, 760 mm Hg, दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg एंड लास्ट इट इज इक्वल टू 760 टोर। ये सारे के सारे यूनिट किसके हैं? प्रेशर के। अगली चीज़ जो हमें सीखनी है वो था हमारा ग्राफ का नेचर। ग्राफ में दो टाइप के हमें ग्राफ पढ़ने होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का, एक कर्व लाइन का। स्ट्रेट लाइन का जो हमारा ग्राफ था वो y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का था, जिसमें c क्या था? इंटरसेप्ट, जो कि कांस्टेंट होता है हमेशा। m वाज द स्लोप। कैसे निकालते हैं? तो tan थीटा से। इसको आप tan थीटा के जगह पर dy/dx भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप y एक्सिस अपॉन x एक्सिस भी लिख सकते हैं। अगली चीज़, m की वैल्यू दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ कहाँ जाता है? अपवर्ड। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड। अगर स्लोप जीरो है तो ग्राफ कहाँ जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इतनी सारी चीज़ें हो गई थी। सी हमें बताता है हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, आप उसको फटाफट बताएंगे उसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब वो ग्राफ किसका है। ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ, ये मान लीजिए चौथा, पाँचवा, छठवां। इस लाइन में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और भी मैं दो ग्राफ बनाता हूँ इसमें। एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये। चलिए हम एक एक करके सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे। मैं नंबरिंग करता हूँ। ये 1, ये ब्लैक वाला 2, ये ब्लू वाला 3, ये ब्लैक वाला 4, ये ब्लू वाला 5, ये ब्लू वाला 6, ये ब्लू वाला 7 और ये ब्लू वाला 8। चलिए बताइए, ग्राफ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब किसके ग्राफ हैं? पहला ग्राफ 1 किसका है? क्या ये पहला ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस c का? वेरी गुड। बताइए दूसरा। दूसरा वाला बता रहा हूँ, सी जीरो होगा। हाँ, और mx होगा। हाँ, यानी कि y इज इक्वल टू mx। हाँ। चलिए थर्ड बताइए। और वाला, हाँ, वो पैरेलल है ना, बता रहा हूँ। सी केवल सी होगा। हाँ, y इज इक्वल टू c। चलिए फोर्थ। और फिर वाला होगा सी निगेटिव होगा। हाँ, और mx भी निगेटिव होगा। नहीं, mx पॉजिटिव होगा। ये है ना फोर्थ, ये वाला। ये देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अच्छा, हाँ, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। हाँ, ठीक है। पांचवा। पांचवा वाला सी होगा निगेटिव और mx भी होगा निगेटिव। एक बार देख लीजिए पांचवा ग्राफ कौन सा है? पांचवा वाला ये वाला ब्लू वाला है, ये जो यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है लाइन। अच्छा, हाँ, तो
सी वाला सी 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 प्लस पॉजिटिव होगा और एम एक्स भी सी पॉजिटिव एम एक्स निगेटिव। हाँ, यानी कि वाई इज टू सी माइनस एम एक्स। हाँ यस सर। चलिए छठवां। और सिक्स वाला में सी के माइनस सी होगा। ठीक है। सातवां। सातवां में सी जो है जीरो होगा हाँ माइनस एम एक्स माइनस। ठीक है, बिल्कुल सही है। आठवां। एट वाला होगा ये माइनस सी होगा हाँ और माइनस एम एक्स। बिल्कुल सही है। चलिए, ये ग्राफ बताइए किसका है। ये ऐसा थोड़ा सा कर्व होता है ना, ये कर्व है ग्राफ। ये पैराबोला का ग्राफ है और इसको हम बोलते हैं वाई इज टू के एक्स स्क्वायर। एक और ग्राफ बनाते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ऐसा। ये होता है वाई इज इक्वल टू के अपॉन एक्स का ग्राफ। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, वो ऐसा होता है। ये होता है वाई इज इक्वल टू के ई के पावर एक्स का ग्राफ। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बाकी कल सारी चीज़ हम लोग पढ़ लिए, तब हम उसी के आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि जो हमारा वेपर प्रेशर होता है और इवापोरेशन होता है, दोनों अलग अलग बातें हैं। इवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, मैंने इसको ऊपर से लॉक कर दिया है, मतलब ये लीड लगा हुआ ढक्कन है इसका ऊपर। मैंने यहाँ पर ढेर सारा लिक्विड रख दिया और ये लिक्विड मैंने ऐसा लिया जो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर बनता हो। फिर मैंने क्या काम किया, यहाँ पर मैनोमीटर लगाया। मैनोमीटर का सेटअप कुछ ऐसा होता है। और जब मैंने लगाया तब मैं इसको लॉक रखा था, मतलब अभी इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया था। उस समय पे मेरी मरकरी ऐसे फील हुई थी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी मरकरी भरी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक बस। दोनों का लेवल एकदम सेम सेम था। ठीक है। फिर मैंने इस लीड को खोल दिया। जब मैं इस लीड को खोला तो मुझे क्या दिखा, ये वाला जो मरकरी का लेवल यहाँ पे था वो घट के कहाँ आ गया, नीचे। मैं उसको दिखाता हूँ रेड वाले कलर से, मान लीजिए यहाँ आ गया। तो ये वाला ऊपर कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर कहीं चला जाएगा यहाँ तक। यानी कि लीड को खोलने पर जो लेवल था मरकरी का वो ऊपर चला गया ना। हाँ, ये वाला लेवल नीचे गया और ये वाला ऊपर। हाँ। एक्चुअली हुआ क्या होगा, जब ये वोलेटाइल लिक्विड है तो इसके अंदर ढेर सारे वेपर बने होंगे। अब वेपर के जो पार्टिकल्स वो गैस फेज में है, यानी कि उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से घूमते हैं। तो वो क्या करें, दीवारों से टकराएंगे, दीवार से टकराएंगे तो प्रेशर जनरेट होगा। तो ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब जब ये खुल जाएगा तो प्रेशर यहाँ आएगा। प्रेशर इसको क्या करेगा, नीचे धक्का देगा। तो ये लिक्विड ऑफ मरकरी जो है वो नीचे चला जाएगा और यहाँ वाला ऊपर आ जाएगा। तो फिर देखा गया कि इनके बीच एक गैप क्रिएट हो गया है, ये वाला हाइट। इस हाइट को हाँ सर जो कंटेनर का जो ऊपर का कवर है उसको हटा देंगे तो तब वेपर प्रेशर खत्म हो जाएगा। तब ये जो मरकरी का लेवल था ना पहले जितना था वो उतना ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्रेशर बन रहा है। हाँ, जो कवर है ऊपर का आप लगाने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये कवर ऊपर से लॉक है, क्योंकि जैसे ये खुल जाएगा ना, ये पार्टिकल्स यहाँ रुकेंगे नहीं, ये सब पार्टिकल्स कहाँ भाग जाएंगे, फिर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाएंगे। और जब पार्टिकल्स नहीं रहेंगे तो फिर प्रेशर भी नहीं आएगा। क्लियर है? यस। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा था जो हमारा इवापोरेशन होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है खासकर। पहला था सरफेस एरिया और दूसरा था टेम्परेचर। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। यस सर। और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी इवापोरेशन ज़्यादा होगा। यस सर। फिर वही हमने सीखा था जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ये सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ना सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, ना ये जो हमारा कंटेनर है उसके शेप और साइज पर डिपेंड करता है। मतलब उसका शेप कैसा है, उसकी साइज कैसी है, बड़ी है छोटी है, इन सब चीज़ों पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। तो वेपर प्रेशर डिपेंड किस पर करता है, दो चीज़ों पर। पहला नेचर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड है उसका नेचर कैसा है, इसका मतलब वोलेटिलिटी पर। वोलेटिलिटी क्या होता है, कितनी आसानी से कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है।
अगर किसी की वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा। अगर वोलेटिलिटी कम है तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। ठीक है। अगली चीज़ ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर कम होगा। बोले यहाँ तक पूरी बात क्लियर है? यस सर। हाँ, एक और टर्म हमने लिखवाया था इसमें, वो ये था कि जो हमारा वेपर प्रेशर है वो इंटर पार्टिकल फोर्स के अपोजिट होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, कम होगा? बहुत ज़्यादा है तो कम होगा। कम होगा, क्योंकि पार्टिकल जल्दी से टूटेंगे नहीं उनके बीच का बॉन्ड, तो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे आसानी से। हाँ। ठीक है। आज हम सीखेंगे वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर। हमने पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर को हम बदल दें तो वेपर प्रेशर बदल जाता है। अब हम चेक करेंगे कि वेरिएशन कैसे आता है। मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है और ये ऊपर से मैंने लॉक कर दिया। ये मैं दिखा रहा हूँ इसका लिक्विड फेज। मतलब यहाँ पर हमारा कंटेनर में क्या रखा हुआ है, लिक्विड। हम एक काम करते हैं ना, लिक्विड में भी कोई और लिक्विड लेने से बढ़िया है हम वाटर का एक लिक्विड ले लेते हैं, क्योंकि वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी होती है। ठीक है। तो ये है हमारा वाटर। अब जाहिर सी बात है वाटर है तो इसका वेपर बना होगा और इधर इसके क्या होंगे, ढेर सारे वेपर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है। इक्विलिब्रियम आने के बाद जो ये गैस के पार्टिकल्स का प्रेशर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। और हमेशा याद रखिएगा वेपर प्रेशर कब डिफाइन होता है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब उस टाइम पे आने के बाद जितना लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उतना ही गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो मैं अगर रिएक्शन लिक्विड के लिए तो मैं क्या लिखता हूँ, मान लीजिए मेरे पास पहले X था लिक्विड फॉर्म में, फिर ये X कन्वर्ट हो गया किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। बोले क्या यही हो इक्विलिब्रियम? यस सर। ठीक है। इसके लिए अगर मैं डेल्टा V लिखना चाहूँ तो बताइए डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। यस सर। तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ X इन गैसियस स्टेट माइनस वॉल्यूम ऑफ X इन लिक्विड स्टेट। बोले समझ में आया क्या ये? यस सर। ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो एक और बात करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास बड़ा सा कंटेनर है, लॉक है, इसमें मैंने लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स यहाँ रख दिए। तो बताइए इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, क्या यही वाली वॉल्यूम होगी, इतनी सी बस? क्वेश्चन फिक्स है। अब बहुत बड़े कंटेनर, आप पूरे रूम है आपका, बड़े से रूम में आपने 2 बूंद पानी के गिरा दिए। ठीक है। अगर आप 2 बूंद पानी के गिराएंगे तो वो जो 2 बूंद पानी का वॉल्यूम होगा पूरे रूम के बराबर हो जाएगा कि थोड़ा सा रहेगा, बस थोड़ा सा रहेगा। थोड़ा सा रहेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 2 पार्टिकल्स मैंने गैस के दे दिए और उसको अपने रूम में छोड़ दिया, तो उसकी वॉल्यूम छोटी सी जगह में रहेगी, पूरे रूम में फैल जाएगी, पूरे रूम में फैल जाएगी। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या बहुत ज़्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉलिड से? यस सर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, सिंस वॉल्यूम ऑफ गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब समझिए, अगर मैं समुद्र में से 1 लीटर पानी निकाल दूं तो क्या समुद्र पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बहुत कम। ऐसे तो मैथ्स के हिसाब से देखे तो फर्क पड़ना चाहिए, फर्क पड़ता भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब उससे किसी को देख के पता चल जाएगा कि हाँ 1 लीटर पानी इसमें कम है। क्या वो जो चेंज है वो बहुत छोटा है? यस सर। जिसको हम बोलते हैं नेग्लिजिबल। क्या बोलते हैं? यानी हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए, जब वॉल्यूम ऑफ गैस हो बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बहुत कम, क्या मैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को लगभग 0 मान सकता हूँ क्या? यस सर। क्योंकि वो बहुत छोटा है तो हम उसको 0 मान सकते हैं, लेकिन 0 होता नहीं है, हम 0 मान सकते हैं क्योंकि चेंज बहुत बड़ा है तो उसको 0 माना जा सकता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन।
चाहे रुकिए, उससे पहले एक लाइन और मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मैं इसको 0 मान रहा हूँ। तो आप बताइए डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ एक्स इन गैसियस फेज। यस सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। क्या हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है क्या होता है? NRT। हाँ, पी वी इज इक्वल टू NRT। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर 1 मोल्स, अगर मैं 1 मोल के लिए लिखूँ तो बताइए क्या हो जाएगा? पी वी इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। हाँ क्या ये आर टी के बराबर हो जाएगा? यस सर। तो क्या मैं यहाँ से वी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बताइए क्या हो जाएगी? आर टी अपॉन पी। बोलिए ये लाइन समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, मैं इसको मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का यूज कर रहा हूँ किस में? 1 में। तो वहाँ हमने क्या लिखा है? डेल्टा वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्स इन गैसेज स्टेट, और वो किसके इक्वल आ रहा है? आर टी अपॉन पी के। बोलिए समझ में आया? सर फिर से बताइए क्वेश्चन तो सर। देखिए इक्वेशन नंबर 2 तो समझ में आ गया आपको? हाँ यस सर। इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या दिया है? डेल्टा वी की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ एक्स है गैसेज स्टेट में। हाँ यस सर। मैं इसी लाइन को यहाँ लिखा हूँ, देखिए ध्यान से, ये वाली लाइन। हाँ अब मुझे पता है कि ये भी डेल्टा वी की वैल्यू है और ये भी वी की वैल्यू है। क्या मैं इसके जगह पर आर टी अपॉन पी लिख सकता हूँ यहाँ से? यस सर। तो ये मैंने लिख दिया अपना आर टी अपॉन पी। अब मैं मानता हूँ इक्वेशन नंबर 3, और हम आगे सॉल्व करेंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें सबसे पहले लिखना है गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन। वो क्या था? डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। क्लियर है? यस सर। एक सेकंड, मैं चार्ज लगा लूँ लैपटॉप में, थोड़ा सा होल्ड करिए। ओके, सो आप बताइए इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डी की वैल्यू कितनी होती है? 0। मैं यहाँ पर 0 डाल दूंगा, तो ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। अब मैं क्या करता हूँ, ये एस डी टी को इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा एस डी टी इज इक्वल टू वी डी पी। बोलिए समझ में आया? यस सर। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख लेता हूँ, वी डी पी इज इक्वल टू एस डी टी, और मुझे वी की वैल्यू पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। वी की वैल्यू वहाँ पर क्या थी? आर टी अपॉन पी। चेक कराएं एक बार, देखिए दिखा आपको? वी की वैल्यू क्या है? आर टी Yes, अपॉन sir. पी। हाँ, आप ये कह सकते हो सर ये वैल्यू तो डेल्टा वी की है, ये आप कह सकते हो। तो आइए मैं एक काम करता हूँ, देखिए ये मैं रिएक्शन के लिए लिख रहा हूँ ना इक्वेशन, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एच डी टी। तो मैंने आपको दिखाया था अगर मैं रिएक्शन के लिए लिखूँ तो एस की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? डेल्टा एस, और वी की जगह पे क्या लिखते हैं? डेल्टा वी। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी डेल्टा एस, ये हो जाएगा डेल्टा वी। बोले समझ में आया? यस, दोबारा बता दीजिए सर। देखिए आपको मैंने पहले से बता रखा है कि जब हम डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एच डी टी यूज करते हैं, अगर आप रिएक्शन के लिए लिख रहे हो किसी के लिए, तो वी की जगह पर हम डेल्टा वी लिखते हैं और एस की जगह पर डेल्टा एस। याद है? यस सर। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एच डी टी, ये वैल्यू डाल दी मैंने। तो देखिए यहाँ वी था, तो वी को मैंने क्या बना दिया? डेल्टा वी, और यहाँ एस था, तो मैंने एस को क्या बना दिया? डेल्टा एस। आया समझ में अब? वी को डेल्टा वी तब लिखते हैं जब रिएक्शन के लिए लिखते हाँ, होते हैं। तो देखिए हमारा रिएक्शन चल रहा है ना, ये वाला वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर है, अच्छा। ये देखिए ये है ना हमारा रिएक्शन, ये वाला है हमारा रिएक्शन, ये यस सर। ठीक है। ओके यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए थे। अब मैं वैल्यूज को यूज कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा डेल्टा वी,
अब देखिए डेल्टा वी की वैल्यू इसमें डालेंगे हम लोग इस वाले इक्वेशन में। तो देखिए डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ रही है, आर टी अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू डेल्टा एस। मुझे इसको भी हटाना पड़ेगा। अब देखिए मुझे एक और रिलेशन बताया गया था, वो था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्योंकि इक्विलिब्रियम चल रहा है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं डेल्टा एच को इधर लेके आऊँगा तो माइनस डेल्टा एच हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा एस की वैल्यू ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा टी अपॉन डेल्टा एच। आई थिंक उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। ये हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन टी। बोले आया समझ में? यस सर। अब मैं इसको यूज करूँगा इसमें, तो डेल्टा एच की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, डेल्टा एच अपॉन टी डी टी। बोले यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं इसको अगले लाइन में यूज कर रहा हूँ। तो हमें मिल चुका है आर टी अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू, आई थिंक क्या था, डेल्टा एच, हाँ डेल्टा एच अपॉन टी डी टी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे कांस्टेंट टर्म्स को ना इधर भेज देता हूँ आर एच एस। कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, इनको एक साथ भेज देते तो ये हो जाएगा वन अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी। बोलिए समझ में आया क्या आपको? यस सर। ये आर टी था तो ये टी और टी मिलकर टी स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, वन अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर। मैं इसको अलग करता हूँ और मैं लिखता हूँ टी के पावर माइनस टू डी टी। बोलिए समझ में आया क्या आपको? मैं टी स्क्वायर को ना डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बना दिया, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। कैसे पता चलेगा आपको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि देखिए यहाँ p का टर्म dp है और यहाँ पर t का टर्म dt है। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगाऊंगा और यहाँ पर नीचे क्या लिखते हैं, कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट? क्या सर? नीचे कौन सा लिमिट लिखते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट? नीचे? नीचे लोअर वाला और ऊपर अपर लिमिट। अब मैं t की बात करूँ तो ये t क्या है, क्या टेम्परेचर है? क्या सर? जो t है वो t क्या है, टेम्परेचर ही है ना। हाँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि टेम्परेचर T1 पर प्रेशर क्या था, P1। तो टेम्परेचर T2 पर प्रेशर क्या हो जाएगा, P2। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब मैं ये यूज करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा T1। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, P2 नहीं P1। कैसे पता चला, देखिए इसमें किसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो प्रेशर, और इसको किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर T1 होगा तो प्रेशर क्या होगा, P1। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है T1 के लिए P1। मैं यहाँ पे लिखूँगा T2। तो बताइए ये क्या बन जाएगा, P2। बोले समझ में आ गया? यस सर। आप बताइए 1 अपॉन पी डी पी का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या सर? 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln p। 1 अपॉन, यस सर। याद आ गया? इसको हाँ। बॉक्स में बंद करेंगे, बेसिकली यहाँ पे बॉक्स लगाइए, ये यहाँ गड़बड़ लग गया। बॉक्स को बंद करेंगे और लिमिट्स लिखेंगे। नीचे कौन सा, लोअर लिमिट यानी कि P1, और ऊपर कौन सा, P2 इज इक्वल टू, ये देखिए ये सारे कांस्टेंट हैं, डेल्टा एच अपॉन आर। मैं इसको बाहर ही रखूँगा जैसे है वैसे ही। ये देखिए टी के पावर -2 है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर प्लस हो जाता है। यानी कि अगर आप इंटीग्रेशन लिखेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। देखिए ऐसा कुछ आएगा क्या, टी के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये होगा हमारा लिमिट। ये इसको यहीं पर रहेगा बस।
देखिए ये इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं पहले आपको? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट लिखते हैं फिर लोअर लिमिट। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ln p2 माइनस ln p1। बोलिए समझ में आ गया? हाँ यस सर। फिर हम लिखेंगे डेल्टा h अपॉन आर, ये हो जाएगा। इसकी भी लिमिट लिखाने की ना मैं भूल गया था। इसकी लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक है, t1 से t2 तक, ये हमारा t1 है। अब देखिए ये -2 + 1 की वैल्यू कितनी होती है, -1। यस सर। मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ। अब देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, t के पावर -1। यस सर। लिमिट अगेन t1 से t2 तक। अगर आपको याद होगा तो हमने लॉगरिथम का एक रूल पढ़ा था, ln x अपॉन y इज इक्वल टू ln x माइनस ln y। याद है क्या आपको? हाँ यस सर। अब मैं इसको यूज करूँगा, देखिए कैसे। अगर ये दिया हुआ है तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब अगर ये दिया हुआ है तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं? हाँ यस सर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है क्या, ln p2 माइनस ln p1। मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ln p2 अपॉन p1। बोलिए समझ में आया? हाँ यस सर। इज इक्वल टू, मैं इस माइनस को ऊपर भेज देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा h अपॉन आर। देखिए टी के पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन टी। लिमिट अभी भी मेरा t1 से t2 चल रहा है। बोले यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ ln p2 अपॉन p1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h अपॉन आर 1 अपॉन टी। लिमिट था t1 से t2, यही लास्ट लाइन थी। ये हो यस जाएगा सर। ln p2 अपॉन p1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h अपॉन आर। अब देखिए t की जगह पर पहले कौन सा लिमिट रखेंगे, अपर लोअर? अपर। ये हो जाएगा 1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन t1। बोलिए समझ में आया क्या? यस सर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ln p2 अपॉन p1 इज इक्वल टू, इस माइनस को मैं अगर अंदर भेज दूँ ब्रैकेट में तो देखिए कैसा हो जाएगा, डेल्टा h अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t2 प्लस 1 अपॉन t1। बोलिए समझ में आया? यस सर। ln p2 अपॉन p1 इज इक्वल टू डेल्टा h अपॉन आर। और मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके पॉजिटिव वाले को पहले लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन। अब इसमें एक लाइन और बचा हुआ है, वो भी कर लेंगे। पहले समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? हाँ आ गया। अब देखिए वैल्यू किस में दिया हमें, नेचुरल लॉग में। और अगर आपको याद होगा तो मैंने ढेर सारी वैल्यू आपको याद कराई थी लॉग की। वो सब वैल्यू कैसी थी, नेचुरल लॉग में थी कि लॉग बेस 10 में थी? सर क्या सर? ये वैल्यू नेचुरल लॉग में दिया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने log 1 log 2 log 3 करके ढेर सारी वैल्यू याद कराई है। वो वैल्यू हाँ। log बेस ई था कि log बेस 10 था? जो लॉग वाला था वो मतलब बेस 10 वाला था। हाँ, तो क्या मुझे इसको बेस 10 बनाना पड़ेगा? मैं लिखूंगा सीन्स ln इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10। याद आ गया? सर इसको बेस 10 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बेस 10 की वैल्यू हमें याद होती है, जैसे log 1 की वैल्यू याद है, log 2 की वैल्यू याद है, log 3 की वैल्यू याद है, 10 तक याद है ना हमें। अब अगर वो ln में पूछे तो हमें वो वैल्यू याद नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, इसलिए। ठीक है, हाँ। तो मैं ln के जगह आप क्या लिख सकता हूँ, 2.303 log बेस 10 p2 अपॉन p1 इज इक्वल टू डेल्टा h अपॉन आर 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। अब मुझे चाहिए log की वैल्यू तो मैं लिखूँगा log बेस 10 p2 अपॉन p1 इज इक्वल टू, मैं इसको इधर भेज रहा हूँ RHS में। देखिए क्या बन जाएगा, डेल्टा h अपॉन 2.303 r
इन ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। बोले समझ में आया क्या? यस सर। ये ही हमारा रिलेशन है दो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रेशर का। जब T1 है तो P1 आएगा, जब T2 है तो P2 आएगा। इसको एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम याद रखिएगा, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये आपको चैप्टर 4 जब मैं पढ़ाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स, तो वहाँ पर बिल्कुल मिलता जुलता एक आर्हेनियस लॉ है, आर्हेनियस कांस्टेंट का, वहाँ पर मैं रिलेशन बनाऊंगा, एकदम सेम आएगा। बस वहाँ पर जो P2 P1 है ना, वहाँ पर K2 और K1 आएगा। इसका हमारे चैप्टर में यहाँ पर बहुत कम यूज होता है, बहुत रेयर केस में आपसे पूछा जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत यूज है। इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि वहाँ पर मैं यूज करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया आपको? ये डेरिवेशन सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, जब तक आप बैठ के खुद से नहीं करेंगे 2 बार आपको नहीं आएगा। आपको देख के लगेगा कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तब पता चलेगा कि यहाँ दिक्कत आ रही है। जो भी दिक्कत आएगी हम लोग कल फिर डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको होमवर्क रहेगा, इस रिलेशन को आपको 2 बार डिराइव करना है खुद से। कर पाएंगे? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा हेडिंग, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी इसी को बोलते हैं हम। एट इक्विलिब्रियम ये गैस में कन्वर्ट होगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखा देता हूँ, बाकी तो आपको मैंने समझा ही दिया, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना, इसमें दिखाया नहीं गया। हाँ ठीक है, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1/P का log P। अगर log लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या छूटा होगा, E की 10? 10 नहीं, यहाँ पर E है। 10 होता तो लिख के देता ना। या तो आप इसको log E कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, या तो फिर आप इसको काट के सिंपल से क्या लिख दीजिएगा, ln। ओके। तो ये भी ln हो जाएगा, ये भी ln हो जाएगा, और ये भी ln हो जाएगा, ये ln हो जाएगा, ये भी ln होगा, ये भी ln होगा। अब देखिए इसको मैंने यहाँ कन्वर्ट किया है, तो देखिए यहाँ वैल्यू मैंने लिख दिया 2.303, और देखिए यहाँ पर log बेस 10 लिखा हुआ है। सर एक क्वेश्चन है, जब लॉग लिखा है तो उसका मतलब नेचुरल लॉग है? हाँ, या फिर इन जनरल जब log लिखा रहता है तो हम उसको बेस ई मान के ही सॉल्व करते हैं, और अगर बेस ई है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। लॉग और लॉग या फिर लॉग ई या फिर ln, वो नेचुरल लॉग है ना? हाँ, मतलब जनरली हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में log लिख देते हैं, लेकिन log नहीं लिखना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए, log ई। ठीक है? ओके। हाँ, क्लियर है ना एकदम? ठीक है, जब लॉग लिखते हैं तो लॉग ई नेचुरल लॉग होता है ना? हाँ एकदम क्लियर है। फिर देखिए आपकी वैल्यू ये आनी चाहिए, मुझे लगता है हाँ, log बेस 10 P2/P1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। देखिए हमारा भी यही आया था क्या? हाँ यस सर। यही हमारा क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। चलिए अगला हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होने लगता है हम उसको से क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये टेम्परेचर ना बहुत पुराना हो गया है, बहुत पुराना का मतलब जूनियर क्लासेस तक तो ठीक था। अब हमारे लिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कुछ और होना चाहिए, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को हम बदलेंगे। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक लिक्विड पड़ा हुआ है, अब ये लिक्विड है तो जाहिर सी बात है अगर वोलेटाइल है तो यहाँ पर वेपर इकट्ठा होंगे। ठीक है, जब अगर यहाँ पर वेपर इकट्ठा होंगे और मैं उनको दिखाना चाहूँ तो देखिए वेपर कुछ ऐसे, मान लीजिए ढेर सारा, मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ ना, ये सब हमारे क्या हो गए, ढेर सारे वेपर। अब अगर वेपर इकट्ठा हुए हैं
तो जाहिर सी बात है इसका वेपर प्रेशर भी आएगा। तो देखिए हम इसको हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, यहाँ पर ढेर सारा वेपर इकट्ठा होता जाएगा और फिर उसका वेपर प्रेशर आ जाएगा। कोई एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब इसका वेपर प्रेशर, कंटेनर में जो अंदर हमारा वेपर है ना, उसका वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर प्रेशर होगा, चाहे उसको एटमॉस्फेरिक बोल दीजिए चाहे आप एक्सटर्नल प्रेशर बोल दीजिए, क्या कोई एक ऐसा टाइम आएगा जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम हो जाएगा? सर क्वेश्चन फिक्स बोलिए। आपके पास एक कंटेनर, मान लीजिए कुकर है, कुकर में आपने क्या किया, पानी को बॉईल करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। बाहर एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेशर है, क्या कोई आप हीट करते जाएंगे करते जाएंगे, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए? हाँ यस सर। वो जो टेम्परेचर है ना, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इन शॉर्ट अगर मुझसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। जो बाहर का प्रेशर है उसके बराबर जब हो जाता है, तो उसके करने के लिए जितना भी टेम्परेचर दिए थे हम लोग, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया मेरी बात? यस सर। ठीक है। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट और एक होता है हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, किसके लिए सिर्फ हम बात कर रहे हैं? फॉर वाटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर वाटर। आप ज़्यादा परेशान ना हो, नोट्स में आपको ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा आराम से। तो उस केस में एक्सटर्नल प्रेशर हमारा कितना हम लेते हैं, 1 बार। और नॉर्मल वाले केस में क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर हम लेते हैं 1 ATM। क्या दोनों ही यूनिट प्रेशर के बार और ATM, क्या दोनों ही प्रेशर ATM के हैं? सॉरी, दोनों ही यूनिट प्रेशर के हैं। और इसका रिलेशन मुझे पता है, 1 ATM कितने के बराबर होता है? 1.013 बार के बराबर होता है। बोलिए, समझ में आया? यस सर। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार है तो उस केस में आपका वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा, बता सकते हैं क्या? क्या वो भी सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है? यस सर। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका मतलब मेरा एक्सटर्नल प्रेशर कैसा होगा, 1 बार। अगर 1 बार प्रेशर है बाहर का, तो क्या अंदर का भी प्रेशर 1 बार ही होगा कि दूसरा हो सकता है? दूसरा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट पे बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट पे हाँ दूसरा हो सकता है। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पे सेम ही होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने डेफिनेशन यही पढ़ा है कि वो टेम्परेचर जिस पर कि अंदर का वेपर प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों बराबर हो जाता है, उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। हाँ, तो अगर मैं कहूँ कि बाहर का प्रेशर 1 बार है तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अंदर का भी कितना होगा, 1 बार। अब मैं जब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो उसका मतलब होता है कि अब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM है। आप बता सकते हैं उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा अंदर का? एक्सटर्नल 1 ATM है। हाँ, तो 1 बार। नहीं, ये भी 1 ATM होगा। बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, फिर से सुनो। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कि अंदर का वेपर प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखो, स्टैंडर्ड वाले में बाहर का प्रेशर 1 बार था तो अंदर का भी प्रेशर कितना होगा, 1 बार। नॉर्मल वाले में बाहर का प्रेशर 1 ATM है तो अंदर का भी प्रेशर कितना होगा? सर हाँ बोलिए सर, दोबारा बोलिए सर, आवाज फंस रही है। ठीक है, हो सकता है थोड़ी नेटवर्क इशू हो। सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब आपके वेपर प्रेशर यानी अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों बराबर होंगे हमेशा। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ओहो, मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड तब थोड़ा सा होल्ड करिए। मैं ना इसको क्या करता हूँ, वापस से दूसरे नेट से कनेक्ट करता हूँ।
ओके, अभी आवाज आ रही है बच्चे? अब मैं ये कह रहा था कि अगर बाहर का प्रेशर 1 बार है तो अंदर का प्रेशर भी क्या 1 बार होगा, तभी बॉइलिंग पॉइंट आएगी। हाँ यस सर। वही चीज मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, है ये भी बॉइलिंग पॉइंट ही, तो उस केस में बाहर का प्रेशर 1 एटीएम होता है, तो अंदर का प्रेशर कितना होगा? वो भी 1 ATM होगा। हाँ, बस वही मैं ये कह रहा था। अभी आगे समझ में? स्टैंडर्ड में भी जब 1 बार था तो इंटरनल वाला भी 1 बार होगा। हाँ, अब मैं कहा था कि मान लो कोई एक लिक्विड है, ठीक है, हाँ उसका नाम नहीं दिया, कोई भी एक लिक्विड है, उसके लिए बाहर का प्रेशर है 4 एटीएम। हाँ। तो बताओ उसके बॉइलिंग पॉइंट पे अगर वो बॉइल कर रहा है तो अंदर का वेपर प्रेशर कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट पर लाने के लिए सेम हाँ। होना चाहिए, तो वो 4 है तो अंदर का भी 4 होना। बस यही बात है, समझ में आ गया ना? समरी फॉर्म में जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगी, आपको बिना कहे पूछे समझ जाना है कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। हाँ। अब मैं यहीं पे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए मेरे पास दो केस है, केस ए और केस बी। इस केस में बाहर का प्रेशर था 10 एटीएम। सर व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। हाँ ओके, एक सेकेंड मैं शेयर करता हूँ। ओके, अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो केस है, एक है केस ए, केस बी। दोनों में बाहर का जो प्रेशर है वो 10 एटीएम है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर का वेपर प्रेशर मैंने आपको बता दिया कि कितना है, 4 एटीएम। और मैंने बताया कि इसके अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 6 एटीएम। आप बताइए, दोनों में से बॉयल करने के लिए दोनों को सेम टेम्परेचर चाहिए, अलग अलग? मतलब जो ए और बी हाँ। ए और बी कह रहे हैं कि दोनों सेम चाहिए। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये केस ए है और ये केस बी है। थोड़ा सा होल्ड करिए, देखिए अंदर का प्रेशर इसका 4 एटीएम है, बाहर का 10 एटीएम। हाँ। इसके अंदर का 6 एटीएम और इसके बाहर का 10 एटीएम। इसका बॉइलिंग पॉइंट आने के लिए इसको कितना वेपर प्रेशर अपना बढ़ाना पड़ेगा? क्या 6 एटीएम बढ़ाना पड़ेगा? यस इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा? सिर्फ 4 एटीएम। आप बताइए किसको, 6 एटीएम को बढ़ाना आसान है, 4 एटीएम को बढ़ाना आसान है? 4 वाले पे। किसमें टेम्परेचर कम चाहिए, ए में, बी में? बी में। बी में। तो मैं कह सकता हूं कि बी की बॉइलिंग पॉइंट ए के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, कम होगी? बी का कम होगा। कम होगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगी कि कम? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कितना आएगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगी कि कम? ज्यादा आएगी। नहीं, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम आएगी। समझिए कैसे। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है, जैसे देखिए यहाँ पर 6 एटीएम है, यहाँ 4 एटीएम है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। तो देखिए इसके लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए था, कम चाहिए था? टेम्परेचर कम चाहिए था। कम चाहिए था, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम। आया समझ में? हाँ यस सर। ठीक है, एक और केस देखिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। मान लीजिए ये है 1 एटीएम और ये है 9 एटीएम, या फिर इसको मान लीजिए 8 एटीएम। अब बताइए किसको कम टेम्परेचर चाहिए बॉयल होने के लिए? पहले बॉयल कब होगा, जब इसका भी प्रेशर 10 एटीएम हो जाएगा, क्योंकि बाहर और अंदर का सेम सेम होना चाहिए। इसका भी 10 होना चाहिए, तो इसको 1 एटीएम एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि 9 है, और इसको 9 एटीएम एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसको टेम्परेचर कम चाहिए कि ज़्यादा, बी वाले को? बी वाले को कम चाहिए। कम चाहिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, कम आएगा? बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। बस वही मैं समझा रहा हूँ कि अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब मैं अगर बात करूँ नॉन वोलेटाइल लिक्विड की, तो बताइए उसका वेपर प्रेशर कितना आएगा, ज़्यादा, कम?
नॉन वोलेटाइल का, हाँ, नॉन वोलेटाइल तो 0। मतलब वेपर। हाँ, उसका वेपर नहीं बनता है ना, यानी कि इसका वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? देखिए, सर वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का फिर से बता दीजिए। आप समझिए कि नॉन वोलेटाइल का मतलब वो है जिसका वेपर नहीं बनता है, और अगर किसी का हाँ वेपर नहीं बनता तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 0। जी, और अगर हाँ वेपर प्रेशर 0 है तो आप कितना वो हीट करो तो उसका वेपर प्रेशर तो बनेगा नहीं। यानी कि कोई भी एक ऐसा टेम्परेचर नहीं आएगा जब बाहर और अंदर का प्रेशर सेम हो जाए, क्योंकि बाहर का प्रेशर 0 तो होने से रहा। यानी कि जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड है उनका बॉइलिंग पॉइंट कभी भी हम पा ही नहीं कर सकते, मतलब वो कभी बॉइल नहीं होंगे। ओके। ठीक है, चलिए आगे यस देखते सर। हैं। एक सेकेंड। ओके, तो ये डेफिनेशन वगैरह हमने कर लिया। हाँ, इसके बारे में एक नोट पॉइंट है, ये चीज़ हमको इस लैंग्वेज में याद रखना है। देखिए क्या है, इफ स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज 100 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स दैट एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल बी 1 बार। बात समझ में आ गया? क्योंकि स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो कब था? जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम था कि 1 बार था? तो आंसर होगा 1 बार स्टैंडर्ड था। वाला यस सर। एक सेकेंड होल्ड करिए। हाँ, तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार था, और मुझे पता है कि अगर यस बॉइलिंग पॉइंट है तो वेपर प्रेशर भी उतना ही होगा। यानी कि उस केस में वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 बार। यस सर। अब देखिए, अगर मैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो उस केस में एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम। तो उसका वेपर प्रेशर भी कितना आएगा? 1। चलिए देखते हैं। इफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज 30 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए कोई भी लिक्विड का 30 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स दैट एट 30 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल बी 1 एटीएम। देखिए यहाँ पर भी किधर था? नॉर्मल था ना, नॉर्मल है तो 1 एटीएम आएगा। आया समझ में? यस सर। अगली चीज देखिए, ये भी काम का है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। अगर बाहर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा? इसके लिए आपको मैं मैं इसको एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको ऐसे समझ में आएगा। चलिए, केस ए, केस बी, दोनों को मैंने लॉक कर दिया। इसमें बाहर का प्रेशर, मैं बाहर का एक्सटर्नल लिख रहा हूँ ना, एक्सटर्नल प्रेशर 10 एटीएम है, और इसमें बाहर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर हमारा मान लीजिए 12 एटीएम है, और दोनों का वेपर प्रेशर मैंने सेम रखा है। मान लीजिए कितना है? 8 एटीएम। इसका भी मैंने कितना रखा है? 8 एटीएम। आप बताइए बॉइलिंग पॉइंट कब आएगी? जब इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि अंदर और बाहर सेम होना चाहिए। इसकी बॉइलिंग पॉइंट कब आएगी? इसका भी जब 12 आ जाएगा। जब इसका 12 आ जाएगा। आप बताइए दोनों को अगर मैं हीट करूं तो दोनों को सेम टेम्परेचर चाहिए कि अलग अलग? बी वाले को ज़्यादा चाहिए। बी वाले को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर कम है, मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मुझे टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी मुझे क्या समझ में आया कि बाहर का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, क्या मुझे बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी? हाँ। पक्का? यस सर। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं जो ग्राउंड फ्लोर पे हूँ वहाँ का प्रेशर कम है, और माउंटेन के टॉप पे चले जाऊँ तो वहाँ पे प्रेशर कम है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऊपर का ज़्यादा होगा कि नीचे का? सर जो जब माउंटेन पे गए थे तो उसका वेपर प्रेशर लो था या ज़्यादा? लो था। मैंने कहा वहाँ का लो है, यहाँ का हाई है। ऊपर। हाँ तो जो ऊपर वाला है उसको कम चाहिए। हाँ, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम माउंटेन होगी वाला। और हमारी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। बोले बात समझ में आती है? यस सर। देखिए यही चीज़ लिखा हुआ था। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। आगे समझ में? यस सर। आगे देखिए, एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। अगर वेपर प्रेशर लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर कम है तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए होगा कि कम चाहिए होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम चाहिए होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ लिक्विड का, बाहर का नहीं। अंदर के लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है हाँ। तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए कम चाहिए?
लिक्विड प्रेशर कम है। मैं देखता हूँ, ये वाला है मैं केस की बात कर रहा हूँ, जिसमें बाहर का सेम था और अंदर का ज़्यादा, ये वाला केस। देखिए बाहर का सेम सेम है, इसमें कितना प्रेशर है 1 एटीएम, इसमें कितना है 9 एटीएम। ठीक है, आप बताइए किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगी, 9 वाले की 1 वाले की? ये पहले वाले पहले वाले की। तो इसका प्रेशर ज़्यादा था कि कम था? प्रेशर कम था। इसका वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। आप कंफ्यूज नहीं हो, जो नीचे वाली लाइन है वो अंदर वाले लिक्विड की बात कर रहा है, और जो ऊपर वाली लाइन थी वो बाहर के प्रेशर का बात कर रहा था। आपको बस इतना याद रखना है कि इसके वेपर प्रेशर और बाहर के प्रेशर में जितना ज़्यादा गैप होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा चाहिए। गैप ज़्यादा है टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। गैप कम है तो टेम्परेचर कम चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए अब एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। देखिए, एज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, डिक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। आगे समझ में? हाँ ठीक है, अब मुझे लगता है लास्ट छोटा सा एक पेज और रह गया, उसको फाइनल कर देते हैं। अभी नेटवर्क थोड़ी ठीक है? हाँ यस सर। हाँ, थोड़ी सी इशू रह जाती है ना, क्या बताएं। सर फिजिक्स आप ही पढ़ाएंगे या फिर कोई दूसरा टीचर नहीं, पढ़ाएगा? दूसरे सर पढ़ाएंगे, आशीष सर पढ़ाएंगे, वो भी हमारे भाई ही हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? आशीष, अच्छा, आशीष कुमार जायसवाल। आज चलेगा? हाँ आज चलेगा, और उनकी टाइमिंग होगी 8 से 9, क्योंकि अभी मैं चंदौली हूँ। मैं आपकी क्लास लूँगा तो फिर मैं यहाँ से निकलूँगा घर के लिए, 35-40 मिनट का रास्ता, हम लोग घर पहुँच जाएंगे तो वही 20 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे वो क्लास आपकी। ठीक अब देखिए, ये हमारे पास प्योर लिक्विड है, ठीक है, हाँ। प्योर वाटर है, यानी कि इसमें जितने भी कंपोनेंट ये ऊपर वाले दिख रहे हैं सब के सब वोलेटाइल होंगे कि नॉन वोलेटाइल होंगे, या दोनों हो सकते हैं? सर जो दोनों वोलेटाइल मतलब जो मतलब जिसका वेपर बनता है, हाँ हाँ हाँ, ये प्योर वाटर है, यानी कि सारे, हाँ जो ऊपर वाले हैं वो वोलेटाइल होंगे। हाँ, सब के सब वोलेटाइल होंगे, सिर्फ ऊपर वाले ही नहीं, ये नीचे ऊंचे जितने भी पार्टिकल्स है ना सब वोलेटाइल होंगे, क्योंकि सब के सब पानी के ही पार्टिकल्स है ना, इसलिए। हाँ। अब मैंने क्या किया, एक केस ये, एक केस में मैंने पानी लिया और उसमें मैंने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। अब बताइए, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें पूरा का पूरा वेपर बन रहा है, और देखो यहाँ पे जो शेड किया मैंने, ये क्या है इसका वेपर गैस। हाँ, तो उसको मैंने बोल दिया इसका वेपर प्रेशर। अब मैंने इसके अंदर थोड़े से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है, कौन सा मिलाया है ये इंपॉर्टेंट है, कैसा है ये, नॉन वोलेटाइल। तो अब जब भी पार्टिकल्स को मिक्स करेंगे, क्या कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर भी तो आ जाएंगे ऊपर वाले सरफेस पर? नॉन वोलेटाइल वाला तो हाँ। नहीं रहेगा ना। हाँ देखिए, अब जब आप मिक्स करोगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो सॉल्यूट सिर्फ नीचे तो नहीं रहेगा, ऊपर नीचे सब जगह मिक्स हो जाता है। हाँ तो इसमें भी कई सारे पार्ट को मैंने कलर नहीं किया, आप कुछ अपने हिसाब से कलर कर दीजिएगा 8-10, कई भी रैंडम, ठीक है। अब देखिए, ये जो कलरफुल वाले हैं वो आपके नॉन वोलेटाइल हैं, और ये जो वाइट वाले हैं जो कलर नहीं है ये आपके वोलेटाइल हैं। अब यहाँ जो वेपर बन रहा है वो किसका बनेगा, वोलेटाइल वाले का, नॉन वोलेटाइल वाले का, दोनों का? सर वाटर वाला। वाटर वाले का, क्योंकि वही वोलेटाइल है बस। तो यहाँ पर जो वेपर होगा और यहाँ जो वेपर होगा, दोनों का अमाउंट सेम होगा अलग अलग? क्या सर? यहाँ पर जो वेपर बना हुआ है और यहाँ जो वेपर बनेगा, दोनों का अमाउंट सेम होगा अलग अलग? जो आपने दोनों कंटेनर में लिया है H2O, वो सेम अमाउंट का है या अलग अलग? ये है ए और ये है बी। पहली बात आप याद रखिए, वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर बस ये जो पार्टिकल्स कितने कन्वर्ट होंगे उस पर डिपेंड करेगा। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स है, क्या सबके सब वेपर बनेंगे? यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स हैं सबके वेपर बनेंगे? हाँ यस सर। और यहाँ पर क्या सबके वेपर बनेंगे नहीं बनेंगे? सबके नहीं बनेंगे। सबके नहीं बनेंगे, यानी यहाँ पर जो पार्टिकल्स है जिनका वेपर बनना है, क्या बी वाले में वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है ज्यादा है? कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। तो वेपर जो इकट्ठा होगा वो ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। कम होगा। अगर वेपर कम है तो वेपर प्रेशर भी
कम होगा। बोलिए बात समझ में आती है? यस सर। और अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगी कम आएगी? हाँ, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट को लाने का ज़्यादा आएगी। ज़्यादा आएगी। बोले पक्का समझ में आ गया? यानी मुझे हाँ एक यस चीज़ सर। समझ में आ गई कि अगर सिर्फ पानी है तो उसको बॉयल करना बहुत आसान है, लेकिन अगर हाँ उसी पानी में मैं नमक मिला दूं तो उसको हाँ बॉयल करने के लिए बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें। क्यों टेम्परेचर ज़्यादा हाँ देना पड़ेगा? क्योंकि वो सॉल्यूट हाँ नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होगा तो मुझे ज़्यादा प्रेशर चाहिए, तो ज़्यादा के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। क्या पूरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब चलिए पूरी कहानी मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर आप आराम से नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, on adding a non-volatile solute to a pure volatile liquid solvent, its vapor pressure decreases and its boiling point increases. ऐसा क्यों हो रहा है? एज द सॉलिड मॉलिक्यूल्स विल ऑक्यूपाई द सरफेस, क्योंकि जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है नॉन वोलेटाइल वाले वो सरफेस पे आ जाएंगे, एंड विल रिड्यूस द नंबर ऑफ सॉल्वेंट विच कैन इवापोरेट, और इससे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनको इवापोरेट होना था उनका नंबर घट जाएगा। कैसे घट रहा है वो आपको दिखाया था मैंने, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर अगर ये वाले क्वेश्चन है सॉल्यूट, हाँ बोलिए। सर, जो जैसे कंटेनर में जो वाटर लिए हैं, हाँ इसको अगर हम बॉईल कर रहे हैं तो वो सारा जो वाटर है वो सारा वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होगा ना? हाँ, नहीं सारे पूरा नहीं मॉलिक्यूल। होगा, पूरा कभी नहीं अच्छा। होगा, क्योंकि वो अच्छा। अगर आपका वो ऊपर से कंटेनर लॉक है, ये देखिए हाँ जैसे यहाँ से ऊपर से क्या है ये हाँ लॉक है, तो कभी भी हाँ आपका पूरा पानी वेपर प्रेशर में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट होते जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, क्योंकि लॉक है तो ये आपस में टकराना शुरू करेंगे, हाँ टकराएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। और अगर आपको याद हाँ होगा तो मैंने पढ़ाया था, अगर काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो फिर पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वापस से लिक्विड में। और अगर ये कंटेनर खुला हुआ है तब पूरे के पूरे पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो वेपर सारे बन उड़ के जाएंगे। एटमॉस्फेयर में उड़ जाएंगे। हाँ यानी कि मुझे एक ठीक चीज़ है। समझ में आ गई कि अगर कंटेनर लॉक है तो कभी भी आपका पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंटेनर पूरी तरह से लॉक नहीं है, कहीं ना कहीं लीकेज है। बात समझ में आ गई? यस सर। ये पूरा क्लियर हो गया पेज? हाँ ठीक है, मुझे लगता है यही लास्ट है शायद। एक सेकंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड होल्ड करिएगा बस।